नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश देवभूमि लाइव। देवभूमि में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और यही वजह है कि इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। देहरादून में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आपको बता दें कि सचिवालय में कैबिनेट मंत्री की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और कई अहम प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है और यही वजह है कि ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। तो इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी और साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर बातचीत संभव है। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगने की भी संभावना है। तो देहरादून में आज ये अहम बैठक होनी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज मोहर लग सकती है। में जो कैबिनेट बैठक हुई है अभी लगभग खत्म होने के कगार पर है। जो भी सूचना मिली इसके अलावा अगर रोहित, आपकी तो आवाज इसमें जो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लगता है टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मौलिक थी आपकी उस पर मोहर लग। रोहित, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हो रहा है। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होगा और कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और यही वजह है कि इस बैठक को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही आपको बता दें कि सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होना है। तो इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर किस तरह का बजट हो, किस तरह आम जनता को इस बजट से राहत मिल सके। इन तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। और रोहित सोनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज मोहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक चल रही थी वह खत्म हो गई है और जो अभी तक जानकारी मिल पाई है क्योंकि जो 14 जून से जो है बजट सत्र आहूत हो रहा है, लिहाजा इस कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। हालांकि क्या कुछ चर्चाएं हुई उसकी जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार यही है कि स्वास्थ्य विभाग समेत कई कुछ विभाग ऐसे जिनके संशोधित नियमावली के प्रस्ताव जो कैबिनेट के सम्मुख आए थे जिस पर मुहर लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फिलहाल बजट सत्र को लेकर के भी इसमें चर्चाएं की गई कि आखिर बजट कितने का हुआ, क्या कुछ प्रारूप रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो तमाम इस तरह से जो पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गई, भू कानून, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा किया गया क्योंकि इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। उनसे रिपोर्ट भी उनका देखा गया है, क्या कुछ अभी तक उन्होंने सर्वे किया है, क्या कुछ स्थितियां रही, इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा किया गया कैबिनेट बैठक में। इसके इतर अगर हम बात करें तो फिलहाल बजट सत्र को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं।
और उसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गया। मुख्य रूप से जो सदन के पटल पर विधेयक रखे जाएंगे, अध्यादेश रखे जाएंगे, उन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया है और कई अध्यादेश और विधेयकों पर जो है मुहर भी कैबिनेट ने लगा दी है। फिलहाल भी कुछ देर में जो कुछ जानकारी अंदर से निकल के सामने आएगी उसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और कुछ ही देर में जो इसकी जानकारी आनी शुरू हो जाएंगी आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा है। जी ठीक रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि तमाम जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा फैसला, कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया। इसको लेकर बैठक हुई। अब मिट्टी के गिलासों में चाय परोसी जाएगी। सीएम आवास और सचिवालय में चाय परोसी जाएगी मिट्टी के गिलासों में। कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का निर्देश मिला है। सीएम ने अफसरों को कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। समृद्ध और प्राचीन हस्तकला को राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मिट्टी के गिलास में चाय पी। सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। सीएम ने कहा कि कुम्हारों को निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। कुम्हार हस्तकला को सीएम स्वरोजगार योजना से भी जोड़ा जाए। सीएम ने कहा कि 3 महीने में कुम्हारी कला की अगली बैठक आयोजित की जाएगी और कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो अब सीएम आवास और सचिवालयों में चाय मिट्टी के गिलासों में परोसी जाएगी। ऐसे में किसानों को भी राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि किसानों को इसके लिए मुफ्त में मिट्टी दी जाए। और रोहित सोनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, ऐसे में किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि किसानों को एक रोजगार मिलेगा इससे, और इसी के साथ जो पुरानी संस्कृति है वो भी एक बार फिर से जीवित हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कुम्हारी कला ये शुरू से चली आ रही है उसको प्रोत्साहित किए जाने की कोशिश की है और मुख्य रूप से देखें तो अभी भी गांव में जो है चाय के कुल्हड़ देखे जा सकते हैं आसानी से। शहरी क्षेत्रों में भी चाय के कुल्हड़ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसका प्रचलन जो पहले थी उसके अपेक्षा काफी अधिक कम हो गया क्योंकि जब से प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक से चलन बढ़ा है उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन हो या फिर मिट्टी के जो सामान है उन सबकी जो यूज है वो काफी अधिक घटती जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में फिलहाल जो लोगों को चाय दी जाएगी वह कुल्हड़ यानी कि मिट्टी के गिलास में चाय दी जाएगी। तो एक प्रोत्साहन करने की बात है ताकि जो कुम्हार हैं उनको भी इससे इसका फायदा मिलेगा, उनका व्यवसाय थोड़ा अधिक आगे बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो अभी भी एक समस्या बनी रहती है कि जो कुम्हार है उनको पर्याप्त मिट्टी के बर्तन मिट्टी जो है उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे वो बर्तन बनाते हैं या फिर जिससे सामान बनाते हैं। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो इनकी स्वरोजगार कुम्हार स्वरोजगार जो योजना है उसके तहत जो है इनको एक बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर मिट्टी मिले ताकि वह उससे बर्तन बना सके, ताकि उनका व्यापार जो आगे फल फूले। वर्तमान समय की स्थिति की अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर देहरादून में ही एक मिट्टी बनाने वाले कुम्हार मंडी है जहाँ पर लोग मिट्टी से बर्तन बनाने का ही काम करते हैं, लेकिन यह जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे समझता जा रहा है। यही उत्तराखंड ही नहीं बिल्कुल देश भर में भी मिट्टी के जो सामान बनाने की चीजें प्रक्रिया है वह धीरे धीरे समझती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा पहल किया है कि मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसका प्रोत्साहन यानी कि उसका चलन बढ़े। इसी क्रम में एक बड़ी योजना के तहत इन्होंने घोषणा भी की है और सभी अधिकारियों को इस बात निर्देश दिए है कि अच्छी गुणवत्ता युक्त उनको मिट्टी प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह से कुल्हड़ बनाने की बात है, चाय गिलास बनाने की बात है, उससे इसको और अधिक प्रोत्साहन मिलेगी। और फिलहाल पहले चरण में मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में जो है मिट्टी के गिलास से चाय उपयोग दिया जाए, परोसा जाए, इस बात कोशिश की जा रही है। जी इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे रोहित कि ये क्या पूरे उत्तराखंड में अब मिट्टी के गिलास इस तरह परोसे जाएंगे या ये सिर्फ सीएम आवास और सचिवालय में ही होगा? बिल्कुल, देखिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और प्रक्रिया में अगर देखें तो मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को फिलहाल इसमें शामिल किया गया है और अगर इस प्रक्रिया ठीक रहती है और चलन में आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सभी सरकारी विभागों में भी इसे लागू किया जाएगा। तो फिलहाल इसके शुरुआती दौर में एक योजना के तहत इसको शुभारंभ किया गया है और एक जो कुम्हार कला है इसको बढ़ाए जाने को लेकर के भी कोशिश की जा रही है। तो पहले चरण में फिलहाल मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को चुना गया है जहां पर अब जो चाय है वह कुल्हड़ में मिलेगी। तो ऐसे में कुम्हारों की जो रोजी रोटी है उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा और अगर ये चलन अच्छी हो जाती तो सभी सरकारी विभागों में भी इसको लागू किया जाएगा तो उससे कुम्हारों को और अधिक फायदा मिलेगा, उनको एक बेहतर रोजगार के साथ उनको स्वरोजगार जो है और अधिक बढ़ेगा आगे। जी
रोहित, मिट्टी देने की बात तो की गई है, लेकिन क्या भविष्य में इसके लिए उन्हें मशीनें भी या फिर किसी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी? बिल्कुल देखिए, भी शुरुआती दौर में तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसमें बैठक की है और बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कुम्हार जो एक आप कह सकते हैं प्रजाति के रूप में जो एक काम है वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि बहुत कम संख्या में अब लोग कुम्हार का काम करते हैं। तो इनको बढ़ाए जाने को लेकर के एक स्वरोजगार के रूप में इनको बढ़ाए जाने की कवायद में धामी ने कदम बढ़ाया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसको और बेहतर ढंग से बढ़ाया जाए, या जो इससे जुड़े हुए व्यापारी उनको इसका फायदा मिल सके। तो ऐसे में तमाम अन्य योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। फिलहाल इसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी जोड़ने की बात कही गई है। अगर इससे जुड़ता है तो इसमें तमाम सुविधाएं जो है लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में एक प्रोत्साहन के रूप में भी लोगों को लोन दिया जाएगा इस योजना को शुरू करने के लिए, या स्वरोजगार शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे, तमाम अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो ऐसे में यह जो कुम्हार काम है, मिट्टी से बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें और अधिक तेजी आएगी। तो फिलहाल अभी प्रक्रिया शुरुआती तौर पर मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ से अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है तो आगे इसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार में जोड़ने के बाद जो इसका फायदा न सिर्फ लोगों को होगा, बल्कि एक जिस तरह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका काफी नुकसान लोगों को होता है। उससे कैंसर समेत तमाम बड़ी बीमारियां होने का आसार होता है। लेकिन मिट्टी के कुल्हड़ में जो है चाय पीने का जो है अलग ही जहाँ सिर्फ स्वाद होता है, बल्कि उससे तमाम बीमारियां उससे भी बचा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर सफल रहता तो। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर सीएम धामी एक्शन मोड में है। शहर में अवैध तरीके से बने मजारों को हटाया जा रहा है। शहर में लाउड स्पीकर को भी हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, ये कहना है सीएम का। अब तक 600 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। लाउड स्पीकर लोगों की परेशानियों का कारण बनते हैं। सरकार और प्रशासन इसमें सहयोग करे, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण किसी भी तरह का हो वो नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लगातार लिया जाएगा। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी को भी परेशानी न हो इसका ख्याल रखा जाए और सरकार और प्रशासन दोनों को इसका ख्याल रखना होगा। तो अवैध तरीके से बने मज़ारों को हटाया जा रहा है। शहर में लाउड स्पीकर को भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है सीएम का। उन्होंने कहा कि अब तक 600 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो शहर में लाउड स्पीकर को हटाया गया। अवैध अतिक्रमण किसी तरह का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड में पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तिगत और संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर 2021 पुरस्कार दिया और अन्य लोगों को इन पुरस्कारों से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के कार्य करने और समाज के लिए प्रेरणा बनने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य को लेकर विभिन्न संस्थाएं और व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो सीएम ने कई सामाजिक लोगों को अवार्ड दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमने बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला आयोजित की थी, उस श्रृंखला में हमने तय किया था कि जो विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अपना लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं,
उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार में बड़ा मंथन करने जा रहा है। 1964 में विहिप की स्थापना के बाद से साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसे देश भर के दिग्गज साधु संत, ज्ञानव्यापी, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं को एक करने जैसे मुद्दों पर आगे आने की रणनीति तैयार करेंगे। 11 और 12 जून को होने वाली इस बैठक के 2 सत्र होंगे। पहला सत्र 11 जून को दोपहर 3 बजे, जबकि दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसके लिए देश भर के साधु संतों को आमंत्रण दिया गया है। विहिप के वरिष्ठ नेता हरिद्वार पहुंचकर बैठक की तैयारी में जुट गए हैं। संत भी इस बैठक के लिए खासे गंभीर हैं। ऐसे में बैठक से कई बड़े प्रस्ताव निकलने की प्रबल संभावना है। तो आपको बता दें कि कई साधु संतों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। और नैनीताल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस भेजा। चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में नोटिस भेजा गया। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस भेजा। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की मौत का मामला गंभीर है। कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें बताया गया कि किस तरह बड़ी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि घोड़े और खच्चरों पर सवार होकर ही श्रद्धालु मार्ग तक पहुंचते हैं और इसी के चलते बेहद ठंड पड़ने की वजह से भी खच्चरों की मौत की खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस भेजा और साथ ही जल्द ही जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ऐसे में धामी सरकार को 2 सप्ताह के अंदर अपना जवाब देना होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस दिया। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 4 धाम में हो रही पशुओं की मौत पर अब शासन गंभीर है। सचिव पशुपालन विभाग ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। पशुपालन विभाग यात्रा मार्ग पर निरंतर स्थिति का निरीक्षण कर रहा है। पशुओं को निरंतर चिकित्सा और उनके मालिकों को सुविधा दी जा रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में अब तक 140 पशुओं की मौत हो चुकी है। विभाग द्वारा अब तक 6,880 पशुओं का निरीक्षण किया गया। अब तक 1,804 पशुओं को चिकित्सा प्रदान की गई है। 118 पशुओं को यात्रा के लिए आरोग्य पाया गया। अब तक विभाग ने 91 पशु मालिकों के लिए भी चालान जारी किए हैं। 411 पशुओं को यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक किया गया है। तो पशुपालन विभाग इसको लेकर लगातार अलर्ट है और लगातार निर्देश मिलने के बावजूद कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब निरीक्षण किया जा रहा है कि कितने पशु यात्रा के लिए जाने के लिए वो कैपेबल है या फिर नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसको लेकर भी। और जो अनफिट हैं उनके मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे में वो अपने खच्चरों या फिर घोड़ों को यात्रा मार्ग पर न भेजें, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि यात्रा करवा सके। बीजेपी सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा से ही चर्चाओं में रही। कभी स्कूलों में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद जारी रहा है। फिलहाल राज्य सरकार के सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित कर हर जिले में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव
तैयार कर रही है। जाहिर है संस्कृत का नाम आते ही राज्य में फिर से एक बार राजनीति होना तय है। बीजेपी की सरकार में संस्कृत के लिए नित नए आदेश जारी किए गए। इसी क्रम में संस्कृत भाषा को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश में संस्कृत ग्राम स्थापित कर सभी 13 जिलों में एक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के, उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें और वही छात्र आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जाके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।